Hi friends, please listen to articles of the Indian Constitution. So, let's get started. नमस्ते। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 पर जो विश्लेषण मिला है उसे और बेहतर बनाने पर बात करेंगे। ये राष्ट्रपति पद की रिक्ति से जुड़ा है। बिल्कुल, और कोशिश ये रहेगी कि इसे यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से इतना मजबूत बना दें कि कोई भी सवाल इससे बाहर ना जाए। तो कहाँ से शुरू करें? पहला बड़ा मुद्दा क्या लगता है? पहला और सबसे जरूरी मुद्दा ये है कि केवल अनुच्छेद 62 पर ध्यान देना मतलब राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूरी तस्वीर को समझने के लिए काफी नहीं है। अच्छा, हाँ, विश्लेषण में अनुच्छेद 62 की बारीकियों पर पकड़ अच्छी है, ये साफ दिखता है, लेकिन इसे अकेले में देखने से एक खतरा पैदा होता है। आप कह रही हैं कि सिर्फ अनुच्छेद 62 पढ़ना आधा अधूरा काम है। एक छात्र के लिए इसका सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? मतलब परीक्षा में कोई सवाल सीधे सीधे गलत हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, अनुच्छेद 62 आपको ये तो बता देगा कि चुनाव कब होना है, 6 महीने के अंदर या कार्यकाल खत्म होने से पहले। सही है, लेकिन ये नहीं बताता कि उस खाली समय में कुर्सी पर बैठेगा कौन। ये एक पजल के आधे टुकड़े जैसा है और यूपीएससी अक्सर इसी छूटे हुए आधे टुकड़े से ही तो सवाल बनाता है। अच्छा, तो इस पजल को पूरा कैसे किया जाए? कौन कौन से टुकड़े जोड़ने होंगे इसमें? इसे पूरा करने के लिए अनुच्छेद 62 को हमें अनुच्छेद 65 और राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 के साथ मिलाकर एक सिस्टम की तरह देखना होगा। एक सिस्टम की तरह? ओके। हाँ, ये अलग अलग आर्टिकल नहीं है, बल्कि एक तरह का इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है। अगर इसे एक फ्लो चार्ट की तरह सोचें तो ये दिमाग में छप जाएगा। फ्लो चार्ट का आइडिया अच्छा है, चलिए बनाकर देखते हैं। तो पहला सवाल होगा, क्या राष्ट्रपति का पद खाली है? हाँ, और अगर जवाब हाँ है तो अगला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि खाली होने की वजह क्या है। वजह मतलब क्या राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है या फिर कोई आकस्मिक रिक्ति है, जैसे मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग? यहीं से दो बिल्कुल अलग रास्ते निकलते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वजह आकस्मिक है, कोई इमरजेंसी आ गई है। तब हमारा फ्लो चार्ट हमें कहाँ ले जाएगा? तब हमारा फ्लो चार्ट हमें सीधे ले जाएगा अनुच्छेद 65 पर। वो कहता है कि उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति के तौर पर काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा, सोचिए, अगर 1968 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, तब उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने पद संभाला, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन्होंने भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया। अरे हाँ, तो तब तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की कुर्सी खाली हो गई थी। बिल्कुल, और ये एक संवैधानिक संकट की स्थिति थी। देश का मुखिया ही कोई नहीं था। इसी को संभालने के लिए शायद 1969 का वो अधिनियम लाया गया होगा। एकदम सही। संसद ने तुरंत राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 पास किया। ये हमारे फ्लो चार्ट का अगला स्टेप है। ओके। ये कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और अगर सीजेआई भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज ये जिम्मेदारी निभाएंगे। ये एक फुल प्रूफ उत्तराधिकार की लाइन है, आप कह सकते हैं। और इस पूरी अंतरिम व्यवस्था के पीछे वो अनुच्छेद 62(2) की घड़ी चल रही होती है, जो कहती है कि भाई ये सब ठीक है, लेकिन 6 महीने के अंदर नया चुनाव करवाकर परमानेंट राष्ट्रपति ले आओ। बिल्कुल सही। एक तरफ अस्थायी इंतजाम और दूसरी तरफ स्थायी समाधान की तैयारी। और अगर हम फ्लो चार्ट में दूसरे रास्ते पर जाते, यानी रिक्ति कार्यकाल पूरा होने की वजह से है, तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। वो कैसे? वहाँ अनुच्छेद 62(1) कहता है कि चुनाव कार्यकाल खत्म होने से पहले ही करवा लेना है, और अनुच्छेद 56(1)(c) ये कहता है कि मौजूदा राष्ट्रपति तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी आकर चार्ज नहीं ले लेता। अच्छा, मतलब इस स्थिति में किसी उपराष्ट्रपति या सीजेआई के एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई गैप ही नहीं आता। एग्जैक्टली। सत्ता का हस्तांतरण मक्खन की तरह होता है। इस तरह से देखने पर ये पूरा सिस्टम शीशे की तरह साफ हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई उत्तराधिकारी की पूरी चेन, लेकिन इस चेन की जरूरत कब पड़ती है और कब नहीं, इसी में एक और बड़ा पेच है जहाँ छात्र अक्सर फंसते हैं। हाँ, और यही हमारा दूसरा मुख्य बिंदु है, आकस्मिक रिक्ति और कार्यकाल की समाप्ति से उत्पन्न रिक्ति के बीच के प्रक्रियात्मक अंतर को नजरअंदाज करना। हाँ, ये वो बारीकी है जहाँ से प्रीलिम्स के ट्रिकी सवाल बनते हैं। अक्सर छात्र दोनों तरह की रिक्तियों को एक ही मान लेते हैं,
जबकि संविधान दोनों के लिए बिल्कुल अलग प्रोटोकॉल देता है। बिल्कुल। तो मेरा सुझाव है कि इन दोनों स्थितियों को आमने सामने रखकर इनकी, आप कह सकते हैं, चीर फाड़ की जाए। कैसे? एक टेबल बनाकर? हाँ, जैसे एक टेबल बना लें, एक तरफ लिखें स्थिति क, कार्यकाल की समाप्ति, और दूसरी तरफ स्थिति ख, आकस्मिक रिक्ति। ठीक है, तो स्थिति क के कॉलम में सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद आएगा? सबसे पहले अनुच्छेद 62(1). इसकी भाषा देखिए, निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। ये एक निर्देश है, कोई सुझाव नहीं। फिर इसके साथ आएगा अनुच्छेद 56(1)(c), जो निरंतरता की गारंटी देता है, यानी पुराने राष्ट्रपति तब तक नहीं हटेंगे जब तक नए आकर शपथ न ले लें। निष्कर्ष साफ है, नो वैकेंसी, नो एक्टिंग प्रेसिडेंट। मुझे याद है एक बार एक मॉक टेस्ट में ठीक यही सवाल आया था। बताइए। सवाल था, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल 15 मई को समाप्त हो रहा है तो निम्न में से कौन 16 मई को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? ऑप्शन थे ए उपराष्ट्रपति, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और आधे से ज्यादा लोगों ने क्या चुना होगा? उपराष्ट्रपति, क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठा होता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही आते हैं। लेकिन सही जवाब था डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही बात, क्योंकि इस स्थिति में कोई कार्यवाहक होता ही नहीं। ये छोटी सी गलती सीधे सीधे 2 नंबर ले जाती है। बिल्कुल यही पॉइंट है। अब आते हैं स्थिति ख, आकस्मिक रिक्ति पर। यहाँ हमारा गाइडिंग लाइट है अनुच्छेद 62(2). ये कहता है कि रिक्ति होने के बाद यथाशीघ्र और हर हाल में 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना होगा। ये शब्द यथाशीघ्र और 6 महीने मामले की गंभीरता को दिखाते हैं। हाँ, और इस 6 महीने के गैप को भरने के लिए है अनुच्छेद 65(1), जो कहता है कि उपराष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है। और यहाँ एक और सोने जैसा पॉइंट है जो अक्सर छात्र भूल जाते हैं। अनुच्छेद 62(2) में ही लिखा है कि इस तरह जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा वो 5 वर्ष की पूरी अवधि के लिए पद धारण करेगा। अच्छा, मतलब वो सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं आएगा जैसा कि अमेरिका में होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी राष्ट्रपति की 2 साल बाद मृत्यु हो जाती है तो नया चुना गया राष्ट्रपति पूरे 5 साल के लिए आएगा, ना कि बचे हुए 3 साल के लिए। ये प्रीलिम्स का एक क्लासिक सवाल है। हाँ, और यही वो विश्लेषणात्मक गहराई है जो आपको भीड़ से अलग करती है। सिर्फ आर्टिकल रटना नहीं, बल्कि उनके बीच के अंतर को, उनके लागू होने की शर्तों को समझना। ये 2 बिंदु तो प्रीलिम्स के लिए बहुत मजबूत हो गए, लेकिन मेंस के लिए विश्लेषण को और गहरा कैसे किया जा सकता है? क्या कोई और आयाम है जिसे जोड़ा जा सकता है? हाँ, और यही हमारा तीसरा और सबसे दिलचस्प बिंदु है। राष्ट्रपति की भूमिका को केवल कार्यकारी कामों तक सीमित समझना, खासकर जब समय सीमा की बात हो, एक अधूरा दृष्टिकोण है। मतलब यूपीएससी मेंस में उम्मीदवार से ये उम्मीद की जाती है कि वो अलग-अलग संवैधानिक सिद्धांतों को एक साथ जोड़कर देख सके। आप कनेक्टिंग द डॉट्स की बात कर रही हैं। तो अनुच्छेद 62 की समय सीमा वाले डॉट को हम किससे जोड़ सकते हैं? हम इसे जोड़ सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले से। वो फैसला जिसमें अदालत ने अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर सहमति देने के लिए कोई निश्चित समय सीमा लगाने से इनकार कर दिया था। वाह, ये तुलना तो कमाल की है। हाँ, ये तुलना शक्तियों के पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को बहुत खूबसूरती से समझाती है। मतलब संविधान एक तरफ कहता है कि देश का मुखिया बिना कुर्सी के नहीं रह सकता, 6 महीने में चुनाव कराओ, लेकिन दूसरी तरफ कहता है कि कानून बनाने में राष्ट्रपति को सोचने का पूरा समय दो। ये तो विरोधाभासी लगता है। इसके पीछे तर्क क्या है? देखिए, तर्क छिपा है पद की प्रकृति और काम की प्रकृति में। जब अनुच्छेद 62 की बात आती है तो मामला कार्यकारी निरंतरता का है। एग्जीक्यूटिव कॉन्टिन्यूटी। देश का कार्यकारी प्रमुख एक दिन के लिए भी गायब नहीं हो सकता। ये राज्य की स्थिरता का सवाल है। इसलिए यहाँ एक कठोर, बिना किसी समझौते वाली समय सीमा है। यहाँ कोई ढिमाई नहीं चलेगी। और जब विधेयकों पर सहमति की बात आती है, यानी अनुच्छेद 200 और 201, तो मामला
विधायी प्रक्रिया का हो जाता है। बिल्कुल। नवंबर 2023 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम राष्ट्रपति या राज्यपाल पर कोई टाइमलाइन नहीं थोप सकते। अनुच्छेद 200 में लिखा यथाशीघ्र यानी एज सून एज पॉसिबल वो न्यायिक रूप से लागू करने योग्य डेडलाइन नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? इस फैसले के पीछे कोर्ट की सोच क्या थी? क्या वो कार्यपालिका को विधायिका पर एक तरह का वीटो दे रहे थे, या फिर ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को बचाने का एक प्रयास था? ये दूसरा वाला है। कोर्ट का मानना था कि कानून बनाना एक जटिल प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को किसी बिल के असर को समझने, सलाह लेने के लिए विवेक और समय की जरूरत होती है। सही बात है। उन पर एक कृत्रिम समय सीमा लगाना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। ये राष्ट्रपति के विवेक का सम्मान करना है। तो क्या इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति किसी बिल पर अनिश्चित काल तक बैठे रह सकते हैं? ये तो लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। नहीं, और यहीं पर एक और शानदार बारीकी है। विवेक असीमित नहीं है। अच्छा, उसी फैसले में कोर्ट ने ये भी साफ किया कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल की तरफ से लंबी, अस्पष्ट और अनिश्चितकालीन निष्क्रियता दिखाई देती है तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। मतलब प्रोलॉन्ग्ड, अनएक्सप्लेन्ड एंड इनडेफिनिट इनएक्शन को चैलेंज किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। तो मतलब विवेक है पर मनमानी नहीं है। तो निष्कर्ष ये है कि संविधान स्थिरता और विवेक के बीच एक सुंदर संतुलन बनाता है। अनुच्छेद 62 देश में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए घड़ी का काम करता है, जबकि अनुच्छेद 200 और 201 विधायी प्रक्रिया में विवेक की गुंजाइश देते हैं, लेकिन उस विवेक पर भी तर्क संगतता की लगाम लगी हुई है। एकदम सही। मेंस के जीएस पेपर 2 में सेपरेशन ऑफ पावर्स पर सवाल आए तो ये तुलना एक बेहतरीन उदाहरण होगी। बिल्कुल। इस तरह का विश्लेषण आपकी समझ को रटने के स्तर से उठाकर विश्लेषण के स्तर पर ले जाता है और यूपीएससी को यही चाहिए। सही बात है। तो आज की चर्चा को समेटते हैं। अपनी समझ को और पैना करने के लिए 3 एक्शनेबल सुझाव है। पहला, राष्ट्रपति पद की रिक्ति को सिर्फ अनुच्छेद 62 के चश्मे से न देखें, बल्कि उसे अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 56 और 1969 के अधिनियम के साथ मिलाकर एक एकीकृत उत्तराधिकार और चुनाव फ्रेमवर्क के रूप में समझें। दूसरा, कार्यकाल की समाप्ति से होने वाली रिक्ति और आकस्मिक रिक्ति के लिए संविधान के 2 अलग-अलग रास्तों को पहचानें। हाँ, एक में कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं होता, दूसरे में उत्तराधिकार की पूरी एक लाइन सक्रिय हो जाती है। ये अंतर आपको प्रीलिम्स में कम से कम एक सवाल सही करने में मदद करेगा। और तीसरा, अनुच्छेद 62 की कठोर समय सीमा की तुलना राष्ट्रपति के दूसरे कामों जैसे विधेयकों पर सहमति जहां कोई तय सीमा नहीं है उससे करें। इससे शक्तियों के पृथक्करण जैसे जटिल संवैधानिक सिद्धांतों पर एक गहरी विश्लेषणात्मक पकड़ बनेगी जो मेंस में आपको दूसरों से आगे रखेगी। हमें उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपके लिए काम के साबित होंगे। इन सुझावों पर काम करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अगर कोई और सवाल हो तो हमें जरूर भेजिएगा। Thank you very much for watching this video. Please like, share, comment and subscribe my channel. Keep watching my videos. Thanks again and again.